हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अलग अलग सुर। विपक्ष के रवैये से यही स्पष्ट हो रहा है कि चीन को लेकर संसद में हंगामा जारी रहेगा, जहां विपक्ष तवांग में चीनी सेना से झड़प के बाद चीन से लगती सीमा पर वस्तु स्थिति को लेकर चर्चा चाह रहा है, वहीं सत्ता पक्ष रक्षा मंत्री के वक्तव्य को पर्याप्त बता रहा है। यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसी तरह गतिरोध जारी रहा तो इससे दुनिया को यही संदेश जाएगा कि चीन को लेकर भारत का राजनीतिक नेतृत्व एकजुट नहीं। यह अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि इस विषय पर पक्ष विपक्ष को न केवल एकजुट होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। यह स्थिति न केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच के अविश्वास को प्रकट करती है, बल्कि यह भी रेखांकित करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भी वे एक सुर में बोलने को तैयार नहीं। इसका लाभ चीन उठा सकता है, जो अपनी हरकतों से देश के मनोबल को प्रभावित करना चाहता है। चीन के इस कुटिल इरादे को पक्ष विपक्ष के नेताओं को बांपना चाहिए और उन्हें एक सुर में उसे जवाब देने के लिए आगे आना चाहिए। राजनीतिक दलों को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि चीन के मामले में उनके मतभेदों का लाभ उठाने वालों में वैश्विक मीडिया का भी एक हिस्सा है। वह तवांग की घटना को मनचाहे तरीके से और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में लगा हुआ है। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि हमारे राजनीतिक दल दलगत राजनीति के फेर में संसद के भीतर अथवा बाहर ऐसा कुछ करें जिससे चीन को उस असहज स्थिति से बाहर आने का अवसर मिले जिसका सामना उसे तवांग में हमारे सैनिकों के पराक्रम के चलते करना पड़ा। जब चीनी सैनिकों की एक बार फिर पिटाई हुई और उससे कुछ कहते नहीं बना, तब राहुल गांधी का यह कहना समझ नहीं आया कि अरुणाचल में हमारे सैनिक पिट रहे हैं। आखिर मोदी सरकार को कोसने के चक्कर में उन्होंने सेना का अनादर क्यों किया? तवांग की घटना के बाद पक्ष विपक्ष के राजनीतिक दलों के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप कुल मिलाकर चीन को सहज होने का अवसर प्रदान कर रहा है।
इससे हर हाल में बचा जाना चाहिए, क्योंकि इस समय आवश्यकता इसकी है कि चीन के साथ विश्व समुदाय को यह संदेश दिया जाए कि चीनी सेना की अतिक्रमणकारी हरकतों का सामना करने के लिए भारत राजनीतिक रूप से भी एकजुट है। एकजुटता का यही संदेश तभी जाएगा जब चीन से निपटने के मामले में हमारे राजनीतिक दलों में आम सहमति नजर आएगी। उचित यह होगा कि सत्ता पक्ष इसके लिए जतन करे कि चीन के मामले में विपक्ष आम सहमति की राह पर चलने के लिए तैयार हो। यह दोनों पक्षों में संवाद से ही संभव होगा। सीमांत में बसावट। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या रहा है, खासकर सीमांत क्षेत्रों से। जिस तरह बड़ी संख्या में लोग मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण मैदान की ओर आए हैं, उनसे तो दो देशों चीन व नेपाल की सीमा से लगे राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान अगर यह चिंता जता रहे हैं तो वह बिल्कुल उचित है। CDS स्वयं उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने निर्जन सीमांत क्षेत्रों में बसावट को लेकर जो सुझाव दिया है वह पूरी तरह प्रासंगिक है। उत्तराखंड के गांवों से पलायन को लेकर बातें तो खूब होती रहीं, लेकिन वर्ष 2018 में सरकार ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, अब पलायन निवारण आयोग का गठन कर समस्या के समाधान की दिशा में पहली बार ठोस कदम बढ़ाया। यह सही है कि पलायन को एकदम से नहीं थाम सकते, लेकिन इसके लिए ठोस रणनीति जरूरी है। लोग विवशता में गांव छोड़ रहे हैं। यदि वहां मूलभूत सुविधाओं के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य व आजीविका पर ध्यान केंद्रित कर दिया जाए तो कोई अपनी जड़ों को क्यों छोड़ेगा। इस क्रम में ग्राम केंद्रित दीर्घकालिक योजनाओं पर कदम बढ़ाने की जरूरत है। सीमांत में रहने वाले लोग सामरिक दृष्टिकोण से प्रथम प्रहरी हैं। अगर वहाँ लोग ही नहीं होंगे तो वहाँ की गतिविधियों की सूचनाएं सरकारी एजेंसियों तक पहुँचेगी कैसे। इसीलिए CDS ने यहाँ बसावट में आने वाली दिक्कतों के मद्देनज़र विकल्प के रूप में जनसंख्या विहीन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों का सुझाव दिया है। अब वर्तमान धामी सरकार ने पलायन की रोकथाम को कसरत
शुरू की है। गांवों के विकास और आजीविका के दृष्टिगत एकीकृत कार्य योजना तैयार हो रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इसे धरातल पर उतारने के साथ ही अगले 10 वर्ष तक गांवों पर ही ध्यान केंद्रित करेगी। धन्यवाद।